हेलो व्यूअर्स, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द इंडियन वैलर में। और मैं हूं आपका होस्ट हिमांशु निर्बाण। और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक बहुत ही खास मेहमान, जो कि इंडियन आर्मी की आर्टिलरी रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं। इनका नाम है मेजर जनरल रिटायर्ड हर्षा कक्कड़ सर। हर्षा सर ने जून 1979 के अंदर इंडियन आर्मी ज्वाइन करी थी, और ये एज अ मेजर जनरल रिटायर हुए मार्च 2015 के अंदर। इसके अलावा सर ने इंडियन आर्मी में रहते हुए देश और दुनिया के काफ़ी सारे हिस्सों में अपनी सेवाएं दी हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन में इन्होंने 1993 से लेकर 1994 तक मोजाम्बिक के अंदर अपनी सेवाएं दी थी। इसके अलावा भारत में ये जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसके अलावा और इंडिया के काफ़ी सारे दूसरे राज्यों में भी ये पोस्टेड रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद सर लखनऊ के अंदर रहते हैं, और लखनऊ के ही बेस्ड एक थिंक टैंक जिसका नाम है स्ट्राइव, उसके ये फाउंडिंग मेंबर हैं। इसके अलावा सर ने इंडियन आर्मी में रहते हुए कैनेडियन डिफेंस कॉलेज में ये फर्स्ट ऑफिसर थे इंडिया की तरफ से जिन्होंने वहाँ पे रिप्रेजेंट किया था नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ कोर्स के लिए। और इसके अलावा सर जो है रिटायरमेंट के बाद में काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स में इनके आर्टिकल आते हैं। और दो मुख्य अखबार जिनमें द एक्सरसाइजर और द स्टेट्समैन अखबार के लिए आर्टिकल भी लिखते हैं। और ये काफ़ी अच्छे नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट भी हैं, और आप इन्हें काफ़ी टीवी शोज़ पे ये पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी जो कमेंट्स हैं वो बताते हैं, और इसके अलावा काफ़ी सारी गाइडेंस भी देते हैं। और सर इसके अलावा काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी एक्टिव रहते हैं, जिनमें मुख्य रूप से आप इन्हें ट्विटर पे देख सकते हैं, जो कि सर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। उसमें मुख्य तौर पे गाइडेंस अवेलेबल है, और जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स ये लिखते हैं उसकी प्रेजेंस और पाकिस्तान और चाइना और दूसरे जो देश हैं जो भारत की सिक्योरिटी के लिए और स्थिरता के लिए मुख्य रूप से जो एक खतरा पैदा करते हैं, उस पर इनका काफ़ी अच्छा एक व्यक्तित्व रहता है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जी सर, तो सर आज का सर हमारा ये सर शो पाकिस्तान के पर बेस्ड रहेगा, और भारत और पाकिस्तान के जो सर रिलेशंस हैं वो कैसे डिटोरेट हो रहे हैं कुछ समय से, उसके ऊपर। तो सर मेरा आपसे सर पहला सवाल ये है कि अभी जो सर हाल फिलहाल में पाकिस्तान की एक खबर आई थी, जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक प्लेन को मलेशिया में रोक दिया गया, और वहाँ पे उनके डेप्ट रिटर्न काफ़ी पाकिस्तान हो चुका है कि उनकी एयरलाइंस जो पैसेंजर वो लेने जाते हैं वहाँ से मलेशिया ने उनको जाने नहीं दिया, और वहाँ के लोकल कोर्ट ने उन्हें जब्त कर लिया उस पैसेंजर कैरियर प्लेन को। और बाद में ही पता लगा कि वो मलेशिया से ही लीज के ऊपर लिया हुआ था पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने। तो सर आप इसका मुख्य कारण किसे मानते हैं? को पता था कि ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट हमने मलेशिया से लीज, तो ये भी पता था कि अगर ये एयरक्राफ्ट मलेशिया जाएगा तो कुछ ना कुछ एक्शन होगा। फिर भी इस बिना सोचे समझे अगर यही पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को मलेशिया भेजेंगे, हम्म, इसका मतलब है कि उनके अंदर कोई प्लानिंग नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। जी सर। वो बात ही नहीं। आज खबर ये भी आ रही है, वो भी पाकिस्तान से ही, कि ईरान ने पीआईए के फ्लाइट्स को बैन कर दिया है उधर आने से। जी सर। और ये अगर उनकी हालत है तो आप सोच लीजिए कहाँ कहाँ से डेट लिया है और कहाँ पे पेमेंट नहीं कर पा रहे। तो ये जो स्थिति है किसी देश के अंदर, उस देश के की मतलब ग्लोबल बदनामी हो रही है, क्योंकि वो इनकी इंटरनेशनल एयरलाइंस है, स्टेट ओन्ड एयरलाइंस है। और हम्म, अगर ये स्थिति उनके स्टेट ओन्ड एयरलाइंस की है तो बाकी क्या हालत है देश के अंदर सबको पता है। जी सर, तो इसी से सर एक ताजुब रखते हुए आज एक आर्टिकल भी आया था चाइना से, काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स में भी छपा है, जिसमें पाकिस्तान से चाइना ने कुछ शर्तें मांगी है अपने $6 बिलियन के एक लोन देने के लिए, जिसमें उनके सी पैक और पेशावर से लेके कराची तक का जो रेलवे लाइन बिछने वाली है 1872 किलोमीटर की, उस पर कुछ उन्होंने शर्तें मांगी है कि अगर वो उसी शर्त पे $6 बिलियन का लोन देंगे। तो सर आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? ये आर्टिकल चाहे अभी आया हो, पर ये काफ़ी पुरानी बात है, चंद महीने पुरानी बात है। हम्म, जब इनका लास्ट मीटिंग हुआ था सीपेक और फाइनेंसिंग के लिए, उस समय ये बात डिस्कस हुई थी। जी सर।
और ये कारण इसलिए है क्योंकि चीन को पता है कि पाकिस्तान के पास फंड्स नहीं है रीपे करने के लिए। हम्म। ये कॉस्ट ऑफ रेलवे लाइन इतनी ज़्यादा है कि इससे रेवेन्यू नहीं अर्न किया जाएगा वापस रीपेमेंट में। तो अगर चाइना इसको इन्वेस्ट कर रही है, ख़ास तौर पे चाइनीज़ बैंक्स अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको अपना श्योरिटी चाहिए कि अगर हम ये पैसा देंगे तो ये पैसा वापस आएगा या इसके बदले कुछ और आएगा जिससे हम पैसा वापस ले पाए। ये नॉर्मली हर बैंक करता है, पर ये जब स्टेट से मांग रहा है, एक देश से मांग रहा है, इसका मतलब ये बहुत क्लियर है कि चाइना को पता है कि पाकिस्तान के पास फंड्स नहीं है। चाइना को पता है कि पाकिस्तान उनके लोन रीपेमेंट कर नहीं पाएगा। जब और उसीलिए वो ये एक्स्ट्रा श्योरिटी मांग रहा है कि भाई कम से कम अगर आप पैसा नहीं दोगे तो हमें कुछ और मिलेगा, चाहे वो माइनिंग राइट्स मिल जाए, चाहे वो एसईजेड फ्री मिल जाए, चाहे जो आइलैंड्स हैं कराची के ऑफ वो मिल जाए। तो ये उनसे मांग रहा है इन श्योरिटी कि अगर आप पैसा नहीं दोगे तो ये चाहिए। और ये डाउटफुल है कि पाकिस्तान उनको ये पैसा वापस कर पाएगा। पाकिस्तान का तकरीबन करंट लोन्स और जो इंटरेस्ट रीपेमेंट्स हैं उनके जीडीपी से काफ़ी ज़्यादा है। तो ये हालात बहुत ख़तरनाक हालात है। उनके पास फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं है। तो ये सिचुएशन थोड़ा सा बिगड़ रहा है और इंस्टेबिलिटी लाएगा पाकिस्तान के अंदर। जी सर, तो सर ये जो आप जीडीपी की जिसकी बात कर रहे थे अभी सर, ऐसा एक दिखाया जाता है कि 107% तो पाकिस्तान की जीडीपी का उनके ऊपर लोन है। अगर ये पाकिस्तानी ट्रिलियंस के हिसाब से बात करें, रुपीस की बात, पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से, तो 44.4 ट्रिलियन डॉलर्स 1947 से लेके 2020 तक उनका टोटली लोन रहता है। तो सर आपको क्या लगता है कि सर पाकिस्तान कभी लोन चुका पाएगा जिन जिन देशों से उसने ये लोन लिया है? जब तक इनके पास एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक सरकार नहीं होगी जिसके पास पूरे पावर्स हैं डेमोक्रेसी के, जी सर। और डिफेंस बजट कर्टेल नहीं कर पाएंगे, यानी कि जब तक इंडिया से बातचीत करके पाकिस्तान अपने आप को ना समझ पाएगा कि हमें डिफेंस बजट कर्टेल करना है, इंडिया से दुश्मनी कम करनी है, तब तक ये हालात नहीं ठीक होंगे। जो उनके एजुकेटेड लॉट है, जो उनके सेंसिबल लॉट है, उनको पता है कि ये दुश्मनी फेक है, उनको मिलेगा कुछ नहीं चाहे जितनी कोशिश करे। और जब तक इंडिया से दुश्मनी कम नहीं करेंगे उनकी इकोनॉमिक स्थिति कभी इम्प्रूव नहीं होगी। जी सर। सर इसी हवाले से सर एक मेरा सर एक सवाल है कि 2 दिन पहले सर पाकिस्तान के एक डेलीगेशन ने ये डिमांड करी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से कि वो भारत के जो एक हमारे संगठन है जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसको एज अ टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर करें यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। तो सर आप इस चीज़ को कितना हास्यास्पद मानते हैं अपने अपने नज़रिए से? पहले तो ये हंसने वाली बात है क्योंकि पाकिस्तान ने बोला कि हमने लेटर लिखा है यूएन सेक्रेटरी जनरल को, और यूएन सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस ने बोला कि हमें ऐसा कोई लेटर नहीं मिला है। जी। तो पहले तो ये कहानी झूठ है। दूसरी बात, पाकिस्तान ने कोशिश करी थी पहले कि कुछ इंडियंस जो वर्क कर रहे हैं अफगानिस्तान में प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो इंडिया वहाँ पे बना रहा है, उन्हें टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने टर्न डाउन किया, चाइना ने इनकी सपोर्ट करी। उसके अलावा अब उनके पास जब कोई चारा है नहीं, मैक्सिमम ग्लोबल टेररिस्ट 149 आज के काउंट पे पाकिस्तान के अंदर बेस्ड है, तकरीबन 200 से कम में से मैक्सिमम टेररिस्ट ग्रुप पाकिस्तान के अंदर लोकेटेड हैं, ग्लोबल डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ग्रुप्स। अब वो एक कोने में फंसे हैं। एफएटीएफ मीटिंग अगले महीने है, चंद दिनों के अंदर एशिया पैसिफिक जो फोरम है एफएटीएफ का, वो पाकिस्तान को देखेगा कि उन्होंने कितने रेजोल्यूशंस इम्प्लीमेंट किए हैं। तो ये जब स्थिति है तो वो उनकी कोशिश है कि हम कहीं से किसी और पे ब्लेम डालें और अपने आप थोड़ा सा निकल जाए। उसलिए सिर्फ ड्रामा के लिए उन्होंने बोला हुआ है कि आरएसएस, पर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमेशा आगे रहा है, जो हमेशा जहाँ पर भी कोई तकलीफ हुई है वो आगे आया है। तो ये सब सिर्फ ड्रामा है पाकिस्तान की तरफ से अपने आप के ऊपर से, जो ब्लेम उनके सिर के ऊपर है उसको कम करने के लिए। जी सर। तो सर इसी संदर्भ में सर एक क्वेश्चन ये निकलता है कि अभी हाल कम से कम 7 दिन पहले एक पाकिस्तान में दर्दनाक घटना हुई जिसमें
पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 11 कोल माइनर्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। और इसी दौरान पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में, जिसमें फाटा में एक मंदिर के अंदर घुस के वहाँ के उसको तबाह किया गया, उसको जलाया गया, और कुछ एक गुरुद्वारों पे भी हमला हुआ। तो सर, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं वो क्या सेफ हैं वहाँ पे? पाकिस्तान के अंदर कोई माइनॉरिटी सेफ नहीं है, इसीलिए यूएस ने भी उसके ऊपर वार्निंग दी है कि आप माइनॉरिटीज़ के ऊपर ध्यान दो। चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे अहमदियास हो, चाहे हिंदूज हो, चाहे सिख्स हो, चाहे शियाज हो, कोई पाकिस्तान के अंदर सेफ नहीं है। ये जो 11 शिया को आईएस ने मारा है और आईसिस ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पहले ही पाकिस्तान ने इंडिया को ब्लेम किया। जब आईसिस ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उनके पास कोई चारा नहीं था, उन्होंने बोला इंडिया आईसिस को सपोर्ट कर रहा है। और इंडिया के अंदर खुद यही आईसिस कह रहा है कि हम इंडिया के अंदर भी एक्सपैंड करेंगे, तो इनको इंडिया कहाँ से सपोर्ट कर रहा है? रियलिटी ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितना भी शियास के ऊपर स्ट्राइक्स हो रहे हैं, वो या आईसिस से हो रहे हैं या बाकी तालिबान के सपोर्टर्स से हो रहे हैं। पर उसके उनको सपोर्ट सिर्फ आईएसआई की तरफ से है, क्योंकि ये अफ़गानिस्तान में भी एक्ट कर रहे हैं, और अगर अफ़गानिस्तान में एक्ट कर रहे हैं तो ये हक्कानी नेटवर्क के सपोर्ट के साथ हैं, और हक्कानी नेटवर्क को आईएसआई डायरेक्टली सपोर्ट करता है। तो ये जो लिंक है, ये बहुत गहरा लिंक है आईएसआई का। पर ये मैसेज बहुत क्लियर है, और इस मैसेज के साथ ईरान के अंदर गुस्सा बढ़ता है, क्योंकि हज़ारास बेसिकली शियाज है और ईरान ग्लोबल शियाज का प्रोटेक्टर है। और हज़ारास ओरिजिनली अफ़गानिस्तान से आए हैं और वो लिंक्ड है वेरी क्लोजली ईरानियंस के साथ। तो गुस्सा ईरान के अंदर आया है, और ये गुस्सा को अपनी फेलिंग से स्टॉल करने के लिए वो इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं। पर मैसेज बहुत क्लियर है कि माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान में सेफ नहीं है। जी सर। तो सर, इसी सर दरमियान अभी सर एक ये खबर भी आई है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के अंदर अपना एक रिसेंट ऑपरेशन लॉन्च किया है, जिसमें भारी भरकम हथियारों के साथ पाकिस्तानी आर्मी ने बलूचिस्तान में हमला बोल रखा है। काफ़ी सारे गांवों पे उजाड़ा गया है, और जिसमें हेलीकॉप्टर गनशिप्स का इस्तेमाल हो रहा है, आर्टिलरी का इस्तेमाल हो रहा है, टैंक्स भेजे गए हैं, और इन्फेंट्री के ट्रूप्स हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि इससे ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो पहले से ही एक मुद्दा है बलूचिस्तान में, क्या ये वापस एक चरम मुद्दा बन पाएगा इस हालिया ऑपरेशन से? वो ज़रूर बनेगा। उसके अलावा ये जो गलती कर रहे हैं, ये एक एक गलती नहीं, पर गलती को रिपीट के बाद रिपीट के बाद रिपीट कर रहे हैं। जब आप ये एक्शन लेते हो तो ऑटोमेटिकली जो लोकल पब्लिक है वो आपके खिलाफ हो जाता जी है, सर। और जितना लोकल पब्लिक खिलाफ होगा उतना और भड़केंगे, उतना और गुस्सा आएगा। आप देखो, कभी भारत ने हेलीकॉप्टर गनशिप्स, कभी ऐसा कोई फोर्स नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि उनको पता है कि वो अपने लोग हैं। जो पाकिस्तान अगर ये सब फोर्स इस्तेमाल कर रहा है, चाहे हेलीकॉप्टर गनशिप्स हो, एयरक्राफ्ट हो, चाहे उसने आर्टिलरी भी इस्तेमाल करी है इन इलाकों में, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वो अपने लोगों के साथ नहीं लड़ रहा है, अपने लोगों को दुश्मन मान के लड़ रहा है। और जब ये करेगा, ऑटोमेटिकली गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ और बढ़ेगा। जी सर। तो सर, इसी सर चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी सर साल 2021 में इमरान खान का, जो पाकिस्तान के वजीर आज़म हैं और पूरी दुनिया में काफ़ी फेमस रहते हैं, अपने बयानों से चर्चित रहते हैं, उन्होंने अभी एक हाल फिलहाल आके एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने प्लेबिसाइड का एक जिक्र किया भारत और पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर के बेस पे। तो सर, आप थोड़ा हमें सर ये बताएंगे सर, ये प्लेबिसाइड एक्चुअल असल मुद्दा क्या है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और ये कश्मीर के मुद्दे का क्या सॉल्यूशन होगा 73 साल बाद, जब ये यूनाइटेड नेशंस के अंदर रेज हुआ था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? प्लेबिसाइड को समझने के लिए दो तीन बातें, और प्लेबिसाइड का वैल्यू क्या है ये मैं बता दूं। पहले तो प्लेबिसाइड का जब अग्रीमेंट हुआ था, उसके कंडीशंस लेड डाउन थे। कंडीशंस सीक्वेंशियल थे, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं थे। उनको स्टेज बाय स्टेज जाना था। पहला स्टेप था कि पाकिस्तान की फौज पीओके और गिलगित बल्तिस्तान से निकलेगी, भारतीय फौज उन इलाकों में जाएगी, और उतनी फौज होगी जो उस इलाके को डिफेंड कर पाए।
ठीक है, जब यूएन ने ये 2 कंडीशंस अप्लाई करी, कंफर्म कर दिया, तब जाके एक प्लेबिसाइट होगा जिसमें लोग बोलेंगे कि उनको इंडिया के साथ रहना है या पाकिस्तान। पाकिस्तान ने पहला कंडीशन फुलफिल नहीं किया, तो मामला वहीं खत्म हो गया। दूसरी बात, शिमला अग्रीमेंट और लाहौर डिक्लेरेशन ने प्लेबिसाइट या यूएन या किसी और का इन्वॉल्व होना कश्मीर में खत्म कर दिया। और ये जो दोनों डिक्लेरेशंस हैं, दोनों देशों के लीडर्स ने साइन किया। ठीक है, मुशर्रफ ने साइन किया था लाहौर डिक्लेरेशन वाजपेयी जी के साथ, या नवाज शरीफ ने साइन किया था वाजपेयी जी के साथ, और नहीं, लाहौर, सॉरी, हाँ, मुशर्रफ ने साइन किया था। और जो शिमला अग्रीमेंट है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने साइन किया था इंदिरा गांधी के साथ। तो जब से ये दोनों अग्रीमेंट साइन हुए हैं, प्लेबिसाइट, यूएन का इन्वॉल्व होना या कोई और देश को बीच में आना कश्मीर के मामले में, वो ख़त्म हो गया। इसका रेजोल्यूशन सिर्फ दोनों देश अपने आप बैठ के बात करेंगे। तो ये जो कहानी है प्लेबिसाइट की, बिना पढ़े हुए, बिना समझे हुए पाकिस्तान के लोग छलांग मारते। मैं उन्हीं के डिबेट में उनको पूछा, जब उनके लोग ने बोला प्लेबिसाइट, तो मैंने कहा आपने यूएन रेजोल्यूशन पढ़ा है? कह रहे नहीं पढ़ा है। तो मैंने कहा अगर नहीं पढ़ा तो बात क्यों कर रहे हो? पहले पढ़ तो लो। 1 पेज का तो 1.5-2 पेज का तो रेजोल्यूशन है, बिल्कुल और सर। उसमें स्टेप्स आपको पूरे लिखित में है। और पहला स्टेप ही अगर आप लोग बढ़ोगे नहीं, तो क्यों बात करते हो जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा नहीं? 99.9% पाकिस्तानियों ने देखा नहीं, पर क्योंकि उनकी सरकार कहती है प्लेबिसाइट, तो सब छलांग मारते हैं प्लेबिसाइट। पर पहले उनको कंडीशन तो समझना चाहिए। जी सर। तो सर, ये जो प्लेबिसाइट का सर इशू आया था सर, इसके बाद में इमरान खान ने एक अभी पिछले साल यूनाइटेड नेशंस की जो एक वर्चुअल समिट हुई, उसके अंदर एक अपने ऐलान किया कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ में 58 देश मौजूद हैं जो कि कश्मीर के इशू पे उसको सपोर्ट करते हैं। और इसी के साथ में जब इमरान खान से ये पूछा गया कि आप कोई डॉक्यूमेंट हमारे को सबमिट करें यूनाइटेड नेशंस काउंसिल की तरफ से, तो सर वो उसमें वो फेल रहे, वो प्रोवाइड नहीं करा पाए वो डॉक्यूमेंट जिसमें उन 58 देशों के रिप्रेजेंटेटिव के हस्ताक्षर थे। तो सर, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान का ये जो झूठों का पुलिंदा है, तो सर ये कितने दिनों तक चल पाएगा? अभी जब कुरैशी वापस आया ये ओआईसी मीटिंग से, हम्म। तो उसने बोला कि ओआईसी का जो वो फाइनल जो मिनट्स निकले हैं, उसके अंदर भारत के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म है कश्मीर के ऊपर। पर जो ओआईसी का ऑफिशियल रेजोल्यूशन जब निकला और पब्लिश हुआ, वो आपको ओआईसी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। उसके अंदर जो पुराना रेजोल्यूशन था उससे भी कमज़ोर था। बस सिर्फ मेंशन था, क्योंकि पाकिस्तान पीछे पड़ा रहा, भीख मांगता गया, तो उन्होंने डाल दिया एज पर रेजोल्यूशंस ऑफ यूएन एंड अदर अग्रीमेंट्स जो साइन हुआ है। कुछ खास नहीं था। तो ये उनकी आदत है, एक कहानी इधर देना और असलियत दूसरा। उनके पास सिर्फ टर्की के अलावा और चाइना के अलावा और कोई सपोर्ट नहीं है। मलेशिया ने तो उनका एयरक्राफ्ट भी जब्त कर लिया, तो क्या सपोर्ट देगा उनको? तो उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है। पहले सऊदी अरेबिया और बाकी जगह से थोड़ी बहुत आवाज़ निकलती थी। अब क्योंकि उनके रिलेशंस भारत की तरफ आ गए हैं और उनको समझ आ गया है कि पाकिस्तान क्या है, तो वहाँ से भी ख़त्म हो गया। तो जो उनको सपोर्ट मिल रहा है उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो कहानी होती रहेगी। इसको ज़्यादातर इग्नोर करना चाहिए। दुनिया इग्नोर करती है, तो हम क्यों उनकी बातों पे पड़ रहे हैं? जी। तो सर, आपने सर अभी सऊदी अरेबिया का सर एक नाम लिया, तो सर आप कैसा क्या मानते हैं कि सर ऐसा क्या हुआ हालिया दिनों में कि सऊदी अरेबिया ने अपने $2 बिलियन का लोन तुरंत वापस मांगा पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के पास वो लोन चुकाने के लिए पैसे नहीं थे, तो वो भागा चाइना की तरफ। शाह महमूद कुरैशी वहाँ के विदेश मंत्री गए, वहाँ से लोन लेके आए और लोन चुकाया। तो सर, ये जो एक चेंज ऑफ आइडियोलॉजी चेंज हुई है अभी हाल के दिनों में सऊदी अरेबिया की पाकिस्तान के खिलाफ, सर इसकी मुख्य वजह आप किससे मानते हैं? मुख्य वजह बहुत है। काफ़ी टाइम से इनका रिलेशनशिप डाउन हो रहा था। पिछले साल जब ओआईसी ने सुषमा स्वराज को बुलाया था, पिछले साल नहीं, आई थिंक 2019 में, तो उस समय पाकिस्तान ने वो मीटिंग अटेंड नहीं करी। वो जो सेशन था, उससे काफ़ी गुस्सा हुआ। दूसरा, हर देश अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट देखता है। जी। आइडियोलॉजी ख़त्म हो गई है।
अगर आइडियोलॉजी रहती तो पूरा ओआईसी चाइना के पीछे पड़ता यूगर्स के बारे में, पर आइडियोलॉजी अब खत्म हो गई है। हर देश अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है, हर देश अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना चाहता है, हर देश पार्टनर देखता है जो खड़ा हो रहा है दुनिया में, ना कि जो डूब रहा है दुनिया में। तो भारत एक ऐसा देश है जो उनको सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो कोविड के टाइम हो, चाहे पहले हो। इकोनॉमी वाइज भारत के साथ उनका ज़्यादा इंटरेक्शन है। पाकिस्तान उनसे पैसा ले जा रहा है, पहले उन्होंने पाकिस्तान ने वापस नहीं किया, सऊदी ने चिंता नहीं करी, पर सऊदी को फिर ये लगा कि पाकिस्तान उसको ग्रांटेड ले रहा है, और फिर ये अज्यूम कर रहा है कि वो सऊदी को के ऊपर दबाव डाले, क्योंकि वो सिर्फ एक ही देश है जो मुस्लिम नेशन है, इस्लामिक नेशन है, और उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। और जब सऊदी ने कश्मीर के बारे में उनको सपोर्ट नहीं किया, तो कुरैशी साहब ने पब्लिक में जाके टीवी के ऊपर सऊदी अरेबिया को क्रिटिसाइज़ किया। अब आप कोई देश को ऐसे क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। जहाँ पे आपने ऐसे क्रिटिसाइज़ किया, ख़ास तौर पे जब आप कमज़ोर हो, तो दूसरा रिटेलिएट करेगा। सऊदी अरेबिया ने सही ढंग से रिटेलिएट किया। अब ना पाकिस्तान के पास पैसा था, अब आप एक से लोगे 6% इंटरेस्ट पे, और जिसने आपको 1% से भी कम इंटरेस्ट पे दिया उसको वापस करोगे, तो नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान का ही होगा। तो जी सर, इसी सर संदर्भ में सर एक छोटा सा सर मेरा प्रश्न ये है कि अभी सर हाल के दिनों में शाह महमूद कुरैशी जिस भी देश में जाते हैं वहाँ केवल उनका एक सत्य वचन सत्य कथा रहती है कि भारत की तरफ से कोई सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है, भारत की तरफ से कोई सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है। और या फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहीं अगर पब्लिक रैलीज में जाते हैं या फिर अगर वो अपने ट्विटर हैंडल पे आते हैं और वहाँ से ये बोलते हैं कि भारत की तरफ से कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होने वाला है, तो सर ये पाकिस्तान के मन में भारतीय सेना का इतना सा खौफ क्यों है सर? इससे आप चंद साल पहले भारत कहता था कि एक टेररिस्ट स्ट्राइक होना है पाकिस्तान से, अब उल्टा हो गया। जी भारत कुछ नहीं कहता, पाकिस्तान कहता है। क्यों कहता है? कहता है इसलिए क्योंकि जो इम्पैक्ट उनको होना था बालाकोट के बाद, उनको हो चुका है। जो मैसेज उनको जाना था उनको मिल चुका है, एक बात। दूसरी बात, शाह कुरैशी तभी ये बात कहता है जब वो जहाँ पर भी विजिट पे जाएगा और वो विजिट फेलियर है, कोई जवाब नहीं देना। यूएई गए थे, कोशिश ये थी कि यूएई रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट करे पाकिस्तानीज को अंदर आने में, यूएई ने रिफ्यूज कर दिया। अब आप प्रेस को क्या बोलोगे कि मेरा विजिट फेल हो गया, मैं इसके लिए आया था, ये मिला नहीं? तो फिर क्या आंसर है जिससे कि आप पूरा टॉपिक डाइवर्ट करो, पूरा डिस्कशन प्रेस के सामने डाइवर्ट करो? आप बोलो भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा, तो फिर सवाल कहाँ आएंगे? यूएई विजिट के ऊपर नहीं आएंगे, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पे आएंगे। दूसरी बात, अभी करंटली पाकिस्तान के अंदर इंटरनल प्रेशर्स बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम का जो प्रेशर बढ़ रहा है, आर्मी के ऊपर बढ़ रहा है, इमरान खान के ऊपर बढ़ रहा है, आप उसको ऑफसेट कैसे करोगे कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा? अगर आपने इंटरनल प्रेशर ऑफसेट करना है तो आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात करो। भारत ने तो एक बार भी नहीं बोला कि पाकिस्तान टेररिस्ट स्ट्राइक करना है। ठीक है, उनके अंदर ये डर है, और ये डर अच्छा है, क्योंकि ये डर जो भारत ने क्रिएट किया है, ये क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक और बालाकोट के बाद, ऐसा डर रहना चाहिए। और जितनी बार ये रोए उतना अच्छा है, क्योंकि उनके अंदर ये बात याद आती है कि अभी कुछ होगा तो हमारा हमारा क्या रहेगा। तो अच्छा है, ये डर होना चाहिए। तो सर इसी सर संदर्भ में इमरान खान का एक अभी हालिया एक वीडियो भी काफी प्रचलन में है कि भारत में 73 साल में कोई पाकिस्तान को एक मजबूत फौज की जरूरत है, तो आज जरूरत है। और क्यों जरूरत है? क्योंकि हमारे साथ जो हमारा हमसाया है, 73 साल की तारीख में बड़े सगीर में इस तरह की हुकूमत नहीं आई जो आज हिंदुस्तान में आई है। ऐसी सरकार नहीं आई जो अभी हुकूमत वाली सरकार है। तो सर इसका क्या श्रेय सरकार को जाना चाहिए या फिर भारत की सेना को सर? देखो, सरकार डिसीजन लेती है, इम्प्लीमेंट भारतीय सेना करती है। जी अगर आपने डिसीजन लिया और इम्प्लीमेंटेशन में गलती हुई, हम्म, तो डिसीजन मेकर को पनिशमेंट मिलेगी।
चाहे वो अगले इलेक्शन में मिले, चाहे ऑपोजिशन से मिले, चाहे पब्लिसिटी में मिले। तो डिसीजन मेकर को जो उसने डिसीजन लिया उसका क्रेडिट लेना चाहिए, पर जो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो सेना का है और वो क्रेडिट सेना के पास रहना चाहिए। इसको पॉलिटिसाइज करना, खास तौर पे इलेक्शंस के टाइम, वो मेरे ख्याल थोड़ा गलत है, क्योंकि उससे आप क्या कर रहे हो कि आप सेना को पॉलिटिक्स में ला रहे हो। वो एक कदम गलत है। देश को पता है आपने क्या किया, उसको जरूरी है कि इलेक्शन टाइम में पॉलिटिसाइज कर, ये बात गलत जी सर, तो सर इसी सर संदर्भ में सर मेरे एक प्रश्न है कि हाल फिलहाल में सर आप क्या मानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस आज़ादी के बाद से भारत और पाकिस्तान के जो जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनको सॉर्ट आउट करने में सफल हुआ है अपनी तरफ से पिछले 73 है। सालों में? यूनाइटेड नेशंस का कोई रोल नहीं है। मैंने आपको बोला था कि जब से शिमला अग्रीमेंट साइन हुआ है, और जब से शिमला अग्रीमेंट साइन हुआ है और जब से लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ है, तब से यूएन का कोई रोल नहीं है। यूएन तो आउट है अभी, और यूएन अगर कमेंट भी करेगा तो भारत नहीं सुनने वाला, क्योंकि हमारा तो अग्रीमेंट है दोनों के बीच, देश के बीच में। तो उनका तो काम खत्म है अभी, ना वो सॉल्व करेंगे। इसलिए भारत कहता है कि जो ये यूएन ऑब्जर्वर जो ग्रुप है इंडिया पाकिस्तान का, उसका भारत नहीं आगे जाने देता, क्योंकि हम कहते हैं कि उनका कोई रोल नहीं है, पर वो है, क्योंकि हम उनको निकाल नहीं सकते जब तक यूएनएससी डिसीजन नहीं लेता, और वो होगा नहीं। पाकिस्तान उनको मानता है, भारत नहीं मानता। जी सर, तो सर इसी संदर्भ में सर एक प्रश्न ये है कि थोड़ी दिनों पहले एक न्यूज़ आई थी पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान के DGISPR जो डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस के ऑफिसर हैं बाबर इफ्तिकार चौधरी, उन्होंने एक इस इसी चीज़ पे एक मुद्दा उठाया कि भारत की तरफ से यूएन की दो यूनाइटेड नेशंस की दो गाड़ियों पे फायरिंग की गई अक्रॉस द बॉर्डर, और उसमें उनकी गाड़ियों पे उन्होंने कुछ फोटोज भी पब्लिश करी। तो सर आप ऐसा क्या मानते हैं कि भारत ने क्या ये चीज़ जानबूझकर करी थी या ये पाकिस्तान की चालबाजी थी भारत को बदनाम करने के लिए? देखो, यूएन का जब भी हरकत होता है, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस का, आपको मैसेज पहले मिल जाता है, और उस दिन चाहे कुछ भी हो, भारत इंश्योर करता है कि कोई फायरिंग ना हो। पहली, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, इसमें कोई नई कहानी नहीं है। जो भी सर्व कर चुका है उसको पता है, आपको पहले मैसेज आता है। दूसरा, जिस प्रकार से बुलेट्स लगी थी, किसी हालत इस पार से उस पार जाके नहीं लग सकती। तीसरी बात, यूएन ने खुद कहा था कि बुलेट्स लगी हैं या कुछ लगा है, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, पर हम ये नहीं कह सकते कि भारत ने किया है। हफ्ते निकल गए, पहले भी ये हो चुका है, ये पहली बार नहीं है, मेरे ख्याल तीसरी चौथी बार है ये, पहले भी हो चुका है, और उन्होंने हमेशा कहा है कि ये भारत की तरफ से नहीं है, और ये मामला क्लियर है। तो उनको भी पता है, सबको पता है, पर वो अंदरूनी मामले में थोड़ा सा भड़काव देने के लिए या कुछ एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए, थोड़ा सा जहाँ पर भी प्रेशर बढ़ता है उसको रिलीव करने के लिए, ये उल्टा सीधा मैसेजेस आ जाते हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो सर इसमें सर मैं एक आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि सर ऐसा क्या बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है भारत के साथ में कि हर बार वो पाकिस्तान को स्ट्राइक ना करने दे भारत में, या तो वो अपने प्रॉक्सी वॉर के थ्रू या फिर डायरेक्ट? सर इसका बेस्ट सॉल्यूशन किसे मानते हैं? देखो, प्रेशर तो पड़ा रहेगा पाकिस्तान के ऊपर, जब तक उनके ऊपर प्रेशर रहेगा वो संभाल के रहेंगे। बालाकोट के बाद उनको पता था कि अब उनका न्यूक्लियर ब्लफ जो आज तक चल रहा है वो खत्म हो गया। उनको ये भी पता है कि भारत अभी चुप नहीं बैठेगा, भारत रिटेलिएट करेगा। तो ये जो स्थिति है ये रहनी चाहिए, और जब तक ये प्रेशर रहेगा तब तक पाकिस्तान सुधर के रहेगा, और उनको भी पता होगा कि अगर हम कुछ करेंगे तो पक्का स्ट्राइक आएगी। किस प्रकार आएगी किसी को पता नहीं, किस दिशा से आएगी किसी को पता नहीं, पर उनको ये पता है कि कुछ ना कुछ करेगा भारत। तो ये जो डर है ये डर रहना चाहिए। तो सर इसी डर की वजह से क्या पाकिस्तान हर वक्त LOC के ऊपर अपनी सीज फायर का वायलेशन करता है, जिसमें भारत के भी नागरिकों की जान जाती है, भारत के सोल्जर भी शहीद होते हैं, और जब भारत की सेना के यहाँ से जब रिटेलिएशन होता है तो पाकिस्तान की तरफ एक भारी भरकम नुकसान होता है, लेकिन पाकिस्तान कभी उस चीज़ को
एक्सेप्ट नहीं करता, उसको हमेशा छुपाता रहता है। या तो उनकी नागरिकों की जान जाए, या फिर वहाँ के आतंकवादियों की जान जाए, या फिर वहाँ के सोल्जर्स की जान जाए। पाकिस्तान हर वक्त डिनाइल मोड के अंदर रहता है। सर, इसका मुख्य वजह क्या है सर? चंद टाइम पहले पाकिस्तान असेंबली ने उनके डीजी आईएसपीआर से ऑफिशियली मांगा था कि हमारे कैजुअलिटीज़ की डिटेल्स दो। हम्म। पाकिस्तान ने दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि अगर हम देंगे तो हमारे लोगों का मोरल डाउन होगा, इसलिए क्योंकि कैजुअलिटीज़ काफ़ी हाई है। हम्म। वो नॉर्मली फायर ओपन करते हैं बेसिकली इन्फिल्ट्रेशन की तरफ से सपोर्ट करने के लिए, जी। और रिटेलिएशन बहुत सिवियर होता है। और जब रिटेलिएशन सिवियर होता है तो डैमेजेस वहाँ होते हैं। और हम्म। उनको ये पता है कि जब सिविलियन एरियाज टारगेट करो तो ऑटोमेटिकली भारत सेना का डबल रोल बन जाता है, एक रिटेलिएट करना, दूसरा सिविलियंस को बचाना। तो ये जो डबल रोल है उसमें से उनको लगता है कि थोड़ा सा कंसंट्रेशन डाउन होगा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड, और वो समय स्नीक कर पाएंगे, तो उसलिए वो टारगेट करते हैं। पर जब रिटेलिएशन वापस जाता है, उनके डैमेजेस होते हैं, उनको ये पता है कि अगर हमने डैमेजेस अनाउंस किया तो डैमेज हो, तो नुकसान होगा। हम्म। दूसरी बात, पाकिस्तान क्या करता है कि रेंजर्स को आगे करता है। रेंजर्स हमारे बीएसएफ के समान है, पर रेंजर्स को जब इंजरीज होती है उनको आर्मी हॉस्पिटल्स में एडमिट नहीं करते, सिविल हॉस्पिटल्स में एडमिट करते हम्म। हैं। और अगर डेड हो गया तो उनको सिविलियंस की तरह डिक्लेयर करता है और बाकी दबा देता है, छुपा देता है। उनके जब कैंप सिट होते हैं और उनकी सेना के ऊपर अटैक होती है तब वो भाग के गांव के अंदर जाके घुस जाते हैं छुपने के लिए। हम्म। तो ये जो उनका स्टेटस है, ये इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने डिक्लेयर कर दिया असली कैजुअलिटीज कितनी है, तो फिर उनके जो आर्मी की इनविंसिबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, जो आर्मी की स्टैंडिंग है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए आज तक उन्होंने अपने पार्लियामेंट में एक्चुअल कैजुअलिटीज डिक्लेयर नहीं। तो सर, ये जो एक्चुअल कैजुअलिटीज इनका सर काउंट रहता है, जो भारत, हम हमेशा हम यहाँ से बोलते हैं कि भारत की तरफ से रिटेलिएशन हुआ और पाकिस्तान के 7 या 8 सैनिक मारे गए। तो सर, ये कभी कभार DGISPR के ट्विटर हैंडल्स पे काफ़ी नज़र आता है कि जब भी कोई सोल्जर पंजाब का उनका शहीद होता है तो वो पंजाब के सोल्जर का ज़रूर अपना बताते हैं कि हमारा ये सोल्जर शहीद हुआ है। लेकिन सर, अगर कोई दूसरा, अगर दूसरे एरिया का कोई शहीद हुआ तो सर उसको कोई ये मान्यता नहीं देते। तो सर, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? क्या ये पाकिस्तान की जो सेक्रेटेरियन वायलेंस है उसका एक नतीजा है? जनरली पंजाब का ही नहीं, आप ये ले लो कि जैसे कारगिल के अंदर उनके सोल्जर्स से ज़्यादातर नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के, जो गिलगित बल्तिस्तान के इलाके के हैं, वो शियाज हैं। जी सर। उनकी बॉडीज तक लेने को तैयार नहीं थे। हम्म। कुछ समय पहले 2-3 शिया के जवानों को उन्होंने कुछ कोशिश करी थी सपोर्ट करने के लिए, इन्फिल्ट्रेशन, उनके हम्म। एलओसी के पास मार दिया था। बहुत दिनों तक बॉडी वहीं रही। जब उनके कोई पंजाब के सोल्जर या कोई सुन्नी सोल्जर को मारा तो उस समय सफ़ेद झंडा दिखा के बॉडी लेने आ जाते हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर डिफ्रेंसिएशन है कास्ट का, डिफ्रेंसिएशन है माइनॉरिटीज़ का। ये जो स्थिति है, ये मेन कारण ये है और कुछ नहीं। जी सर। सर, इसी साथ संदर्भ में सर, एक सर छोटा सा प्रश्न ये है कि पाकिस्तान ने सर अभी हाल फिलहाल में, थोड़े दिनों पहले, एक समिट के G20 समिट के दौरान अपना एक नक्शा पेश किया था, जिसमें गुजरात के कुछ भागों को, यानी जूनागढ़ के भाग को और पूरे कश्मीर को अपना एक बताया गया। उन्होंने अपने हिस्से में उसको दिखाया। तो सर, आप इस चीज़ को कैसे मानते हैं कि भारत को भी इसका जवाब देने के लिए कुछ नया नक्शा जारी करना चाहिए, जिसमें बलूचिस्तान को एक आज़ाद मुल्क का दर्जा दिया जाए? ये भैया G20 समिट में नहीं था। G20 में तो पाकिस्तान है ही नहीं। पाकिस्तान G180 में होगा, अगर वो होगा तो। जी। ये था SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और ये नक्शे का गेम, ये तो खिलौना है। नक्शा दिखा के क्या बदलता है? कुछ नहीं बदलता। वो 2 दिन के लिए उनको थोड़ा सा अपने लोकल न्यूज़ में कुछ मिलता है, बाकी तो कुछ मिलता नहीं। अगर नक्शा बदलने से दुनिया बदलने लग गई तो बहुत फर्क पड़ जाता है। हम्म। ठीक है, पर उनको ये है कि कुछ दिखाना है अपने लोगों को कि हम कुछ कर सकते हैं, और नक्शा के अलावा कुछ कर नहीं सकते। तो करने दो, अपने आप खुश होने दो, उससे तो कुछ बदलेगा नहीं। तो जी सर, मेरा सर आपसे सर थोड़ा आखिरी सवाल सर ये है कि अभी हाल फिलहाल में सर, जब
भारत जो है अफगानिस्तान के अंदर अपनी काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है और काफ़ी तरीके या तो वो फाइनेंशियल हेल्प हो या फिर मिलिट्री हेल्प हो अफगानिस्तान को प्रोवाइड करा रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान एक प्रोपेगेंडा चलाता रहता है कि तालिबान जो है कुछ महीनों के अंदर ही हमला करने वाला है भारत के ऊपर, तालिबान या फिर अफगानिस्तान में हमला करने वाला है। सर आप इस प्रोपेगेंडा वॉर को सर कैसे देखते हैं? कुछ नहीं, ये तो प्रोपेगेंडा वॉर है, ये तो हर देश करता है, उनको करने दो। तालिबान कब सरकार में आएगा, किस प्रकार आएगा, क्या रिलेशनशिप रखेगा, क्योंकि तालिबान को भी देखना है कि अफगानिस्तान आगे बढ़े। अफगानिस्तान को खड्डे के अंदर जैसे पाकिस्तान है तो नहीं ले जा सकता। उसने देखा है कि डेवलपमेंट क्या है। इतने सालों से उनके जो लीडरशिप है दोहा में है, उनको पता है कि हमें आगे बढ़ना है ना कि पीछे। तो अगर उनको आगे बढ़ना है, उनको उन देशों के साथ तालमेल रखना है जो उनको सपोर्ट करे। पाकिस्तान उनको सिर्फ वायलेंस के लिए सपोर्ट कर सकता है, डेवलपमेंट के लिए पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं है देने के लिए। चीन अगर वो करेगा अंदर, अगर कोई रोड्स कंस्ट्रक्ट करेगा या सीपीईसी अंदर ले जाएगा, तो चीन उनके पूरे जो नेशनल रिसोर्सेज है वो लेगा। भारत एक देश है जिसने दिया है और मांगा कुछ नहीं है वापसी में। तो ये जो फर्क है उनको पता है। पाकिस्तान के कहने से कुछ बदलता नहीं है, और उनके जो कहते हैं वो कहने के लिए कहते हैं कि ये होगा, पर इसमें कुछ नहीं होना। वेट करेंगे, देखेंगे कैसे जाता है। कॉन्टैक्ट्स हर देश के हैं तालिबान के साथ, किस प्रकार से वो सरकार बनेगी, कितना करंट सरकार का इन्वॉल्वमेंट होगा, उनको कुछ मिनिस्ट्री मिलेगी, क्या होगा, इलेक्शंस होंगे, किस प्रकार का टर्नओवर आएगा, ये जो बातें ये अभी टाइम बताएगा। जल्दबाजी में सोचना या पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के में आने से कुछ नहीं। जी सर, आपको सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आज में समय देने के लिए। और सर आशा करते हैं कि सर आगे भी ये सिलसिला कायम रहे। सर तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। और जो भी देख रहे हैं ज़रा इंडियन वैलर को देखिए, इसके अंदर इंटरव्यूज काफ़ी अच्छे हैं, और सब्सक्राइब करिए इस चैनल के लिए। ठीक है, जय हिंद सर, थैंक यू सर। थैंक यू हिमांशु, थैंक यू।